आज हम लोग को कौन चीज पढ़ना है? तो आर्टिकल। चलिए आर्टिकल देखिए, यह है आर्टिकल। ग्रामर के आधार पर आर्टिकल का कोई जो है अर्थ नहीं होता है ना। जब हम डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में आर्टिकल का अर्थ होता है वस्तु या सामान। जितना भी इस रूम में आप सामान देख रहे हैं इसको हम आर्टिकल कह सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब ग्रामर के दृष्टि से जब हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि आर्टिकल जो होते हैं वह तीन होते हैं। जैसे ए, एन और द, यह आर्टिकल है। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग आर्टिकल तीन ही है, ए, एन और द। और उसका यूजेज है वह शब्दों को और वाक्यों को वह निश्चित और अनिश्चित बनाने का कार्य करता है कि कौन सा वाक्य जो है निश्चित है, सही है, यह परिचय कराता है ना। यह उस सेंटेंस का या उस वर्ड का या बॉडीगार्ड का काम करता है, और वह यह डिनोट करता है, यह दिखाने का कोशिश करता है कि यह वाक्य या यह शब्द यह निश्चित है या अनिश्चित है। इस शब्द से हम पूर्व परिचित हैं या अपरिचित हैं, इसी को बताने के लिए ग्रामर में जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अर्थ के दृष्टिकोण से आर्टिकल का अर्थ क्या होता है? वस्तु या सामान। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग इसका अर्थ नहीं है, बल्कि आर्टिकल एक नाम है। क्या है? ग्रामर के आधार पर आर्टिकल क्या है? एक नाम है, जो यह तीन ही होते हैं, मात्र तीन होता है ना। वह क्या है? आपको बहुत इजी वे में, भास्ट नहीं, इजी हम बता रहे हैं। ए, एन एंड द ना आर कॉल्ड आर्टिकल, है ना। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। कहने का मतलब है कि ए, एन और द या द, मात्र तीनों को ही क्या कहते हैं? आर्टिकल का। अब इस आर्टिकल को अगर हम ले, इस आर्टिकल को लीजिएगा तो इसको कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में। आर्टिकल को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो। वह कौन कौन सा है? पहला पार्ट है काइंड्स ऑफ आर्टिकल। अगर लेते हैं आप काइंड्स ऑफ आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल, तो यह कितने तरह के हैं? काइंड्स ऑफ आर्टिकल क्या है? तो यह काइंड्स ऑफ आर्टिकल मात्र कितना है जी? दो। यह हम डिटेल आप लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए यह शॉर्ट केवल हम नाम बता रहे हैं, ठीक है। एक होता है डेफिनिट, दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। पहला क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल, इसको कौन है डेफिनिट आर्टिकल? केवल द जो है कौन आर्टिकल है? डेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल कौन है ना। इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वह ए है और दूसरा एन है। ए और एन, ये दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल कितने हैं? तो दो हैं। एक है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल कौन होता है? द। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए या एन। अब दोनों का काम अलग अलग है। द का काम क्या है? किसी भी शब्द को या किसी भी सेंटेंस को वह निश्चित बना देता है। क्या करता है? निश्चित बनाता है, और वह परिचय देता है, परिचय कराता है, जिसे हम पहले से जानते हैं, है ना। जिसको हम पहले से जानते हैं
उसका परिचय कौन कराता है? द कराता है। यह उस आदमी के बारे में हम पहले से पूर्व परिचित हैं। एन क्या करता है? एन यही करता है, ये भी परिचय कराने का काम करता है, लेकिन उस आदमी के अनिश्चितता का बोध कराता है। अनिश्चितता, जिसको इनडेफिनिट के अर्थ में हम लेते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए कि ए बिगर इज कमिंग हियर। अगर हम यहाँ लिख दें कि ए बिगर इज कमिंग हियर, इसका मतलब है, ए बेगर का मतलब है कि कोई भिखारी। क्या है? कोई भिखारी, है ना? कोई भिखारी यहाँ आ रहा है। कोई भिखारी यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या है बाबू? कि कोई, यानी उस भिखारी के बारे में हमें मालूम नहीं है, हम उसके बारे में नहीं जानते। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दें, क्या यहाँ एक जगह अगर हम द करके लिख दें, द बेगर इज कमिंग हियर, इसका मतलब यह है कि उस भिखारी को हम जानते हैं। समझ रहे हैं ना? कि हाँ, जो भिखारी आ रहा है उसको हम पहले भी जानते थे और आज भी जानते हैं। वह पूर्व परिचित भी है, आज भी हम उससे परिचित हैं। जानकारी हमें उस भिखारी के बारे में मिल रहा है कि यहाँ पे अगर हो जाए द भिखारी के द बेगर इज कमिंग हियर, इसका मतलब है कि निश्चित भिखारी जिसको हम पहले से जानते हैं वह भिखारी आ रहा है। लेकिन जब ए बेगर इज कमिंग हियर लिखें, इसका मतलब यह है कि उस भिखारी के बारे में हमें मालूम नहीं है कि कौन सा भिखारी आ रहा है। समझ में आ गया ना? यही है द और ए एन में अंतर। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ए एन कहाँ लगाते हैं, ए और एन में अंतर क्या है, इस दोनों में अंतर क्या है ना? हम अभी आपको बता रहे हैं कि ए और एन में क्या अंतर होता है। इसको देखिए, ए और एन में अंतर। ए और एन में अंतर क्या है? हालांकि दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? एक या कोई। एनी, एनी के अर्थ में भी होता है, ए एन का प्रयोग एनी के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंतर थोड़ा सा है वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। वर्ड जो हम ए एन का प्रयोग जो करते हैं, तो किसके हिसाब से करते हैं ए एन का प्रयोग, ये आज आप लोग बेखूबी ढंग से जानेंगे कि ए का भी प्रयोग हम और एन का भी प्रयोग हम एक के अर्थ में या कोई के अर्थ में करते हैं, दोनों का प्रयोग। लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर यह है इस दोनों के बीच अंतर है कि ए का प्रयोग जो होता है, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है। कॉन्सोनेंट साउंड हम बोल रहे हैं, याद रखिएगा, ये नहीं कि कॉन्सोनेंट लेटर के पहले, हम लेटर के पहले बात नहीं किए हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होगा। लेकिन एन का प्रयोग जो होगा, है ना, एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले होगा। वॉवेल साउंड के पहले, है ना, किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग। अब साउंड क्या होता है, इस चीज को समझिएगा।
ए एंड के प्रयोग में अंतर इतना ही है कि एंड का प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले करना है और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करना है। अब यह देखना है कि अब साउंड क्या होता है। साउंड वह होता है जो हम आवाज देते हैं। अगर किसी शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है, वो किस अक्षर से शुरू हो रहा है ना। ए एन जो भी हम जब फिल करते हैं, भरते हैं या लिखते हैं तो उसको जो है अंग्रेजी के वर्ड के हिसाब से नहीं लिखते हैं, उसके हिंदी उच्चारण के हिसाब से लिखते हैं, है ना। एन का प्रयोग, दोनों का प्रयोग हम किसके आधार पर करते हैं? हिंदी उच्चारण के आधार पर। दोनों का प्रयोग हम कैसे करते हैं? हिंदी उच्चारण के आधार पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब आप बात समझ गए। अगर नहीं समझे हैं तो आप उदाहरण से समझिएगा। हिंदी उच्चारण के आधार पर ए एन का प्रयोग हम करते हैं। चलिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि कैसे, है ना, कैसे हम ए एन का प्रयोग हम हिंदी उच्चारण के हिसाब से करते हैं वो देखिए। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं MLC, दूसरा लिख रहे हैं वन, है ना, वन आइड मैन लिख दिए। उसी तरह हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूरोपियन, उसी तरह हम लिखते हैं यहाँ यूनिक, बॉय। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है। चलो बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर एक और मैन लिख देते हैं ऑनेस्ट मैन, ठीक है। चलिए अब अंग्रेजी के हिसाब से समझिए। अंग्रेजी में वॉवेल कितने होते हैं? 5, A-E-I-O-U, 5 को वॉवेल होता है ना। जब 5 को वॉवेल होता है तो जरा ध्यान दीजिए। अभी एन का प्रयोग हम लोग पहले से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवेल के पहले एन लिखना है और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लिखना है? ए लिखना है। तो यहाँ पर जरा देखिए, एच बताइए तो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? एच वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। एम वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। ओ वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? वॉवेल है। ई वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? वॉवेल है। यू कॉन्सोनेंट की वॉवेल? वॉवेल। तो इस हिसाब से हम ए एन जब भरना चाहें इस अंग्रेजी के हिसाब से, तो एच के पहले क्या लिखाएगा? ए बाबू एच के पहले क्या लिखाएगा? इसके हिसाब से ए लिखना चाहिए। एम लिखा हुआ है तो कॉन्सोनेंट है, इसके हिसाब से लिखना चाहिए। वो वॉवेल है तो इसके पहले एन लिखना चाहिए, इसके पहले भी एन लिखना चाहिए, इसके पहले भी एन लिखना चाहिए ना। लेकिन इस हिसाब से अंग्रेजी वर्ड के हिसाब से जब हम भरेंगे ए एन तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? गलत। सब के सब गलत या गलत है। हम अभी क्या बताए हैं? हिंदी उच्चारण के आधार पर ए एन का प्रयोग करना है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। यही कॉन्सोनेंट साउंड ही हिंदी उच्चारण है, आवाज है, ध्वनि है। अब वह कैसे? ये देखना बाबू, ए